हेलो गाइस, मैं फिर से आपके पास लेके आ गई हूँ फिजिक्स के सम वन लाइनर क्वेश्चन लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? जो ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करती है तो वो कहलाती है ताप, या फिर टेम्परेचर जो है वो ही ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करती है। द्रव्य के अणु की औसत गतिज ऊर्जा से क्या व्यक्त होता है? तो द्रव्य का टेम्परेचर या ताप व्यक्त होता है। गतिज ऊर्जा से क्या व्यक्त होता है? तो उसका द्रव्य का ताप या टेम्परेचर व्यक्त होता है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ना, ये ऊर्जा का मात्रक है। इसके द्वारा प्रायः विद्युत का उत्पादन व खपत व्यक्त किया जाता है कि कितना उत्पादन हुआ और कितना खपत हुआ ऊर्जा का। इसको ना किलोवाट घंटा से नापते हैं। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा हीट का संबंध किससे है? तो किसी पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध उनके अणुओं के आंतरिक गतिज ऊर्जाओं के योग से है। मतलब कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध ना उनके अणुओं के जो आंतरिक जो गतिज ऊर्जा है, मतलब गतिज ऊर्जा मतलब स्पीड के योग से है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध उसके कितनी वो गति करती है, इससे है उसके ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध। न्यून तापमानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब निम्न तापिकी कहते हैं। न्यून तापमान मतलब सब कम तापमान, और इसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं। इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आता है, निम्न तापिकी कम आता है, क्रायोजेनिक्स ज़्यादा आता है, तो आप क्रायोजेनिक्स को याद रखेंगे। निम्न तापिकी या क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? तो इनका जो यूज़ है ना वो अंतरिक्ष यात्रा में होता है। ठीक है, जैसे स्पेस में ना निम्न तापिकी या क्रायोजेनिक्स का यूज़ होता है, मीन्स स्पेस को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यूज़ करते हैं उसका फ्यूल के फॉर्म में। स्पेस ट्रैवल, शल्य क्रिया, सर्जरी में, या चुंबकीय प्रोत्थापन में, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी में, ये सब में यूज़ किया जाता है। तो चुंबकीय प्रोत्थापन में, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी में, और स्पेस ट्रैवल और सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट व 1 डिग्री सेल्सियस में किसका मान वैल्यू अधिक होगा? तो फ़ारेनहाइट का मान कभी भी कम होता है और सेल्सियस का मान ज़्यादा होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस का मान अधिक होगा। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। केल्विन में हम ताप को मापते हैं। परम ताप किसे कहते हैं? केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को हम परम ताप कहते हैं। सेल्सियस पैमाने के एक खाने का मान व केल्विन पैमाने के एक खाने के मान में कौन बड़ा होगा? तो सेल्सियस का होगा कि केल्विन का होगा? दोनों ही पैमानों पर एक खाने, मतलब दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे। दोनों ही पैमानों पर एक खाने, दोनों चिन्हों के बीच का स्थान से व्यक्त तापमान का परिणाम क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन पैमाने में दोनों में खंड बराबर होते हैं ना, इसलिए 100 में डिवाइड होता है। सेल्सियस व केल्विन पैमानों में क्या अंतर है? तो सेल्सियस पैमाने पर जल के हिमांक को, हिमांक मतलब जिसमें वो बर्फ़ बनता है, तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ हिमांक होता है या बर्फ़ बनता है, तथा क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानकर बीच के भाग को ना 100 बराबर भागों में बांटा गया है। जबकि केल्विन पैमाने के जल के जो हिमांक है ना, मतलब जल बर्फ़ बनने वाले पार्ट को 273 केल्विन माना गया है। वह क्वथनांक को क्या माना गया है? 373 केल्विन माना गया है, और इसमें भी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 273 से 373 तक माना गया है। 273 उसका हिमांक है और 373 उसका क्वथनांक है, तो दोनों को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर प्रायः तांबे का ही बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, अच्छा चालक है मतलब अच्छा इसमें ऊष्मा चलता है, तथा किसी भी ताप का जल उसमें डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है। ठीक है, तो तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और कोई भी ताप का ना जल अगर उसमें डालने पर वो शीघ्र ही ना समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है। इसलिए कैलोरीमीटर में प्रायः हम तांबे का ही बनाते हैं, तांबे का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, पारा मरकरी का हिमांक कितना होता है? तो पारा मरकरी का जो हिमांक है ना, जिसमें वो बर्फ़ बनता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और पारे का क्वथनांक कितना होता है, तो 257 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने डिग्री सेल्सियस पे ये उबलता है। 9 लीटर जल जमने के बाद बर्फ़ का आयतन कितना होगा, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। और हमको पता है कि पानी जब बर्फ़ बनता है तो वो अपने घनत्व कम कर देता है और अपने आयतन को बढ़ा लेता है। तो आयतन 9 लीटर जल में जमने के बाद बर्फ़ का आयतन 10 लीटर हो जाता है। जब किसी कांच के बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद कर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पानी जमने से क्या होता है, फैलता है, उसका आयतन बढ़ता है। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे वो टूट जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। ऊपर जाने पर उसके ताप व आकार में क्या परिवर्तन होगा, तो ऊपर जाने पर ना गुब्बारे का आकार बढ़ेगा। ठीक है, गुब्बारा है जिसमें हाइड्रोजन भरा है तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तथा उसमें जो भरी गैस है ना, उसका ना टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर जाने से उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। उसकी गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पिघलता है तो वो उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि स्पेस तो उतना ही घेर रहा है ना, जितना जितना पहले था उतना ही स्पेस घेर रहा है वो। तो पानी का स्तर ना यथावत रहेगा, क्योंकि बर्फ पानी अपने भार के बराबर ही पानी विस्थापन करता है। नेक्स्ट है, विद्युत, इलेक्ट्रिक अथवा टेलीफोन के तारों वायर को दो खंभों पोल के बीच कुछ ढीला लूज रखते हैं ताकि जाड़ों के दिन ना विंटर में वे ठंड से सिकुड़ने के कारण टूट ना जाए। ठीक है, तो विद्युत या टेलीफोन लाइन है ना, उनके तारों के बीच दो खंभा जो होता है ना, उनके बीच कुछ ढीला या लूज रखा जाता है ताकि जाड़ों में ना विंटर में वो सिकुड़ने के कारण टूट ना जाए। तो याद रखिएगा। ट्रेन की पटरियों रेल को बिछाते समय जोड़ों जॉइंट्स पर कुछ रिक्त स्थान स्पेस छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में ना समर में ताप के बढ़ने पर पटरियों को पटरियाँ फैल जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी चीज़ का उसका आयतन बढ़ता है गर्म करने से। तो पटरियों का भी आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा मतलब स्पेस ज़्यादा लेगा, पटरियों के फैलने के लिए स्थान मिल सके। यदि पटरियाँ ना अगर सटाकर बिछा दी जाएँ तो गर्मियों में फैलने के कारण पटरियाँ क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी, जिससे दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये क्या करा जाता है, उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ दिया जाता है। लोहे का पुल आयरन ब्रिज बनाते समय गड्ढरों को केवल एक सिरे हेड पर कसते हैं। ठीक है, जब लोहे का पुल बनाते हैं ना ब्रिज, उसमें गड्ढरों को ना केवल एक सिरे पर कसते हैं, गड्ढरों के दूसरे सिरे को ठोस बेलनों पर रखते हैं तथा उनके बीच ना कुछ रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, जिससे गर्मियों में ना गड्ढरों के प्रसार के लिए ना क्या मिल सके, स्थान मिल सके। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जिसमें स्पेस छोड़ा जा रहा है ना, वो क्या होता है, वो इसलिए छोड़ा जाता है कि गर्मी के दिन उसका आयतन बढ़ेगा, उसमें प्रसार होगा, तो जिससे क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा और कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कांच के गिलास कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर चटक जाते हैं, क्यों? इसका कारण यह है कि गर्म पानी अथवा चाय डालने पर न कांच की भीतरी सतह का प्रसार हो जाता है, जबकि बाहरी सतह का ताप न कम होने से बाहर की तरफ प्रसार नहीं हो पाता। बाहरी सतह पर क्या होता है, ताप ना कम हो जाता है, अंदर तरफ का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन बाहर का टेम्परेचर क्या है, अभी भी कम होने से बाहर की तरफ उसका प्रसार नहीं हो पाता। सेम नहीं है सब। अतः अंदर तथा बाहर के कांच की असमान जो प्रसार है ना, उसके कारण ग्लास क्या हो जाता है, चटक जाता है या क्रैक हो जाता है। लोहे का हॉल लकड़ी के पहिए से कुछ छोटी होती है, क्यों? हॉल को पहिए पर देखो, जो लोहे का जो हॉल है ना, हॉल मतलब कि जो पहिए पर लकड़ी में जो चढ़ाना रहता है, वो ना कुछ छोटी होती है, क्योंकि ना हॉल को ना जब चढ़ाने के लिए प्रारंभ में हॉल को गर्म करते हैं, जिससे उसका ना ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपांशन के कारण वो कुछ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और पहिए पर ना आसानी से चढ़ जाती है। अब हॉल पर ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे वह सिकुड़ जाती है। और लोहे का हॉल रहता है जो, तो क्या होता है, उसके अंदर लकड़ी डाला जाता है पहिए के अंदर, पहिए में
ठीक है, तो क्या होता है उसको ना गर्म करते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद में उसको अंदर डाल देते हैं लकड़ी को, और उसमें पानी डाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, और फिर वो क्या होता है वो अच्छे से उसको पकड़ लेता है मजबूती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी जाड़ों में पाला पड़ने पर पौधों के तने स्टीम फट जाते हैं, क्यों? यही यही रीज़न है, क्योंकि बर्फ़ बन जाता है। कभी भी बर्फ़, पानी का जो आयतन होता है, मतलब बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है पानी से, तो वो क्या होता है कि एक्सपांशन होता है उसका जब वो बर्फ़ बनता है तो क्योंकि पाला पड़ने पर ना तनों के अंदर का जल जमकर बर्फ बन जाता है, और बर्फ का आयतन जल के आयतन से ना क्या होता है अधिक होता है, जिससे क्या हो जाता है उसके फटने की, स्टीम के फटने की संभावना रहते हैं। इस कारण से वहाँ पे पालों के, मतलब पाला के समय में या फिर ठंडी के समय में ना उसका तनों में ना फटने की फट जाता है कई बार वो। अत्यधिक ठंड में पानी ले जाने वाली पाइपें फट जाती हैं, क्यों? सेम रीज़न, क्योंकि अत्यधिक ठंड में पाइपों का आयतन न क्या हो जाता है, घट जाता है, आयतन घट जाता है। परंतु जल के जमकर बर्फ बढ़ जाने के कारण उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कभी भी बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप पाइपों में ना दबाव बहुत बढ़ जाता है, पाइपों में दबाव बढ़ जाता है और वे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। जल वाटर का आयतन प्रत्यास्थ तथा गुणांक वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट कितना है? तो जल का है 20.7 इंटू 10⁻⁻5 प्रति केल्विन। इसको याद रखना है, 20.7 इंटू 10⁻⁻5 प्रति केल्विन। तरल पदार्थों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि उन्हें गर्म किया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर उनको गर्म किया जाए तो। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो जल का आयतन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पहले 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, पहले गर्म हो रहा है ना, तो अगर उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका सिकुड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, तो उसका पहले ना आयतन घटेगा, पिघलेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बर्फ से पानी में जा रहा है। फिर उसके ऊपर ना उसका आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा, एक्सपांशन बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। किसी झील का पानी बस जमने ही वाला है, झील के तल में जल का ताप कितना होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अधिक होगा, क्योंकि जमने वाला है बोला गया है, तो जमने वाला है इसका मतलब क्या होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस या फिर थोड़ा सा क्या होगा, वो अधिक होगा। ठीक है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो घनत्व ना इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर ना अधिकतम होता है जल का घनत्व। भाप इंजन के बॉयलर में जल का गर्म होना, द्रव का वाष्प वेपर में बदलना, जल का जमना या भाप का अतितप्त सुपर हीटेड होना किस प्रक्रम के उदाहरण हैं? तो सभी ना समदाबी प्रक्रम के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रेशर सेम है, समदाब मतलब प्रेशर सेम है। ठीक है, तो भाप इंजन के बॉयलर में जल का जो गर्म होते हैं, द्रव का वाष्प में बदलना और जल का जो जमना, ये सब भाप का अतितप्त मतलब सुपर हीटेड हो जाना, ये सब ना समदाबी प्रक्रम के उदाहरण हैं। गैसों में होने वाला विस्फोट एक्सप्लोजन किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो ये ना सम आयतनिक या आइसोकोरिक प्रक्रम का उदाहरण है। गैसों में होने वाला विस्फोट एक्सप्लोजन सम आयतनिक मतलब आयतन समान होगा। किसी थर्मस में चाय रखकर बंद कर दिया जाए तो यह कौन सा निकाय होगा, और इसे हिलाया जाए तो कौन सा प्रक्रम होगा? तो थर्मस में अगर चाय रखकर ना बंद करने पर वह रुद्धोष्म निकाय का उदाहरण होगा। रुद्धोष्म मतलब कि ना कोई चीज़ बाहर जा सकती ना कोई अंदर, और उसे हिलाने पर वह ना रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण होगा। ठीक है, जब किसी गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है तो वह कौन सा प्रक्रम होता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, क्योंकि टायर फटने से वायु अचानक वायुमंडल में फैल जाती है, जिसमें इतनी कम समय में ना अल्प अवधि में उसे वातावरण से ऊष्मा नहीं मिल पाती। तो ये क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण होगा, क्योंकि वायुमंडल में वो फैल जाता है और इतनी कम समय में उसे वातावरण से ऊष्मा नहीं मिल पाती। अचानक टायर फट जाने पर टायर से निकली हुई वायु ठंडी क्यों हो जाती है? तो अचानक टायर फटने पर ना टायर की वायु वायुमंडल में तेजी से फैलती है। फट गया मतलब तेजी से अचानक से फैलेगी। अब इस प्रक्रम में ना उसे बाहर से ऊष्मा नहीं मिल पाती है,
बाहर से ऊष्मा नहीं मिल पाती है, अतः वायु बाह्य वायुमंडल के विरुद्ध कार्य करने में अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही क्या करता है, व्यय करता है। इस कारण वह टायर से निकले हुए ठंडी हो जाती है। ठीक है, निकलते हुए ना ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो अचानक फटने से टायर की वायु वायुमंडल में तेजी से फैलती है और वह इस प्रक्रम में उसे बाहर से ऊष्मा नहीं मिल पाती, अतः वायु बाह्य वायुमंडल के विरुद्ध कार्य करने में अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही क्या करती है, व्यय कर देती है। इस कारण वह टायर से निकलते हुए ठंडी हो जाती है। थर्मस के अंदर रखी चाय को हिलाने से वह और गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो थर्मस को हिलाने पर ना चाय की परतों के बीच उपस्थित जो श्यान बल है, विस्कस बल है, के विरुद्ध ना चाय पर कार्य किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर टच मतलब एक जो कण है वो एक दूसरे से टच करते हैं, टच होता है मतलब कि एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और चाय की ना आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। फलस्वरूप चाय का ताप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। निम्न तापिकी क्रायोजेनिक्स में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।